सुन और समझने की कोशिश। NLM, first thing is very important for all of you to understand it. If a block of mass m is placed on a smooth surface in the first situation, second situation it is placed on the rough surface, and you are applying the force F as shown in the given situation. आपको मुझे बताना है what is the direction of the net pressing force. नेट प्रेसिंग फोर्स ऊपर प्रेस करेगा, नीचे ग्राउंड पे प्रेस करेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? कोई भी एक जना मुझे सोच के बताए। क्या दोनों में सेम होगी या दोनों में डिफरेंट होगी? कोई भी बोल सकता है। पहले बात बताओ, सवाल समझ में आ गया क्या आप लोगों को जो मैं पूछ रहा हूँ? सर एक बार वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। आई थिंक इट इज विजिबल टू यू, देयर आर टू ब्लॉक, both are having the same mass. Difference is that one is placed on the smooth surface, another one is placed on the rough surface. You are applying the same force F horizontally on the upper and lower situation. आपको मुझे बताना है what is the direction of the ground. आपको पता है सरफेस को प्रेस करेगा, तो आपको मुझे बताना है what is the direction of the pressing force. अब कोई भी एक जना मुझे सोच के बताए क्या आंसर लिखेंगे इसका? I hope the situation is very much clear to all of you. Situation सभी को क्लियर हो गई जो मैं पूछ रहा हूँ? Yes sir. Yes sir. अब ट्राई करो थोड़ा सा। दोनों ब्लॉक आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो क्या एक ही तरीके से ग्राउंड को दबाएगा या अलग अलग तरीके से ग्राउंड को दबाएगा? ये मेरा सवाल है। देखो और सुनो, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है अलग अलग तरीके से। कैसे बताओ? अलग अलग कैसे? कहाँ पे क्या होगा? अब ध्यान देना मेरी बात जो मैं समझा रहा हूँ सभी लोगों को। ये रफ सरफेस है एंड ऑल ऑफ यू नो फ्रिक्शन विल अपोज द मोशन। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक फोर्स F लग रहा है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा mg, दैट इज द वेट, यानी F और mg का रिजल्टेंट इधर लगेगा, दैट इज द r. इज इट ओके और नॉट? Yes sir. यानी आपको ये बात फील होनी चाहिए, बॉडी हैज द टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड दिस साइड। ये बात फील हो गई क्या? इसका मतलब द ब्लॉक विल पुश द रफ सरफेस टुवर्ड दिस साइड। ये बात फील हो गई क्या? इसका मतलब सरफेस विल पुश द ब्लॉक इन दिस साइड। ये बात भी आपको फील हो गई विद द सेम रिएक्शन। यानी आप इस रिएक्शन को ब्रेक करोगे, वन इज अ नॉर्मल, अनदर इज हॉरिजॉन्टल. Normal will be balanced by the weight mg and horizontal will oppose the friction F. यानी आप रिएक्शन R के दो कंपोनेंट लोगे, एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो दैट इज द फ्रिक्शन, एक कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन विल बैलेंस द mg एंड फ्रिक्शन विल अपोज द कैपिटल F. ये बात फील हुई क्या? यानी आपने पक्का बोल देना कि इस सिचुएशन, वापस सुनो बेटा, बेटा आई थिंक ऊपर जो बनाया सर आपने अभी, हाँ मैं वही बोल देता हूँ. आई थिंक ये तो तुम्हें क्लियर हो गया. यहाँ पे वेट mg लग रहा है, यहाँ पे रिएक्शन R लग रही है. अगर ग्राउंड पे रिएक्शन R लग रही है तो ग्राउंड ब्लॉक पे रिएक्शन R लगा रहा है. अब R के दो कंपोनेंट ले लिया आपने, वन इज द वर्टिकल कंपोनेंट, अनदर इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. वर्टिकल कंपोनेंट इज नोन एज द नॉर्मल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज नोन एज द फ्रिक्शन. अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शो द डायरेक्शन ऑफ द नेट प्रेसिंग फोर्स. आई होप यू इंटेलिजेंट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट प्रेसिंग फोर्स. ये बात फील हो गई क्या आपको? बोलो. यस सर. अब ऊपर आओ. अब मैं टॉप सरफेस पे लेके जा रहा हूँ. पक्का यहाँ भी F ऐसे लगेगा, यहाँ भी mg ऐसा लगेगा, तो पक्का यहाँ भी नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगी. ये बात फील हो गई क्या आपको?
यानी दोनों दोनों सिचुएशन में प्रेसिंग फोर्स सेम आ रहा है, ये बात फील होगी क्या? Yes, sir. अगेन आई एम रिपीटिंग यू एंड अगेन आई एम आस्किंग द सेम सिचुएशन। क्या दोनों सिचुएशन में प्रेसिंग फोर्स सेम हो रहा है, ये बात आपको फील हो रही है क्या? बोलो भाई। Yes, sir. और अगर मैं कहूँ नहीं ये सिचुएशन थोड़ा और सोचो डीप में, ऐसा नहीं हो सकता, अब आप डीप में सोचो थोड़ा सा। ये रिएक्शन आर है, एक्शन के अपोजिट रिएक्शन आर लगेगी। सर इस रिएक्शन के भी दो, इस रिएक्शन के भी दो कंपोनेंट लोगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे, एक नॉर्मल कंपोनेंट लोगे। अगर आप ऐसा सोचते हो तो यही सोचोगे ना? यस सर। सर ऊपर वाले में फ्रिक्शन कम लगेगा। फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, कम नहीं लगेगा, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। अब देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द आर अगर आप इसको फ्रिक्शन बोलते हो तो लग ही नहीं सकता। एंड नॉर्मल इज वेरिएंस बाय mg, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन आ ही नहीं सकता। ये बात सबको फील हो रही है? एफ इज नॉट पॉसिबल, यानी कि जो आर का ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये बात फील हो रही है कि आपको? यस सर। मीन्स आर शुड नॉट बी लाइक दिस, आर शुड नॉट बी लाइक दिस। यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी, रिएक्शन शुड बी ओनली लाइक दिस। इज इट ओके और नॉट? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। Yes, sir. Of course, net force toward this side. Of course, net force toward this side. But block will push the table toward this side. ये बात आपको फील हो रही नहीं हो रही? So reaction is like this. अच्छी तरह सोचो, फील हुआ क्या? नहीं हुआ तो वापस पूछो मुझे। और फील हो गया तो बोलो ओके। ये लास्ट वाला है। लास्ट वाला वापस देखो बेटा, अगर हम इसको सोचते हैं तो हमें पता चल गया इधर वेट लगेगा mg एंड दिस इज द रिजल्टेंट रेट। एफ और mg का रिजल्टेंट ये आएगा आर। ये बात फील हो गई क्या? बोलो बोलो। और हम लोग जानते हैं एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन आपने ऐसे मान ली जैसे नीचे मानी थी इस वाले में। अब अगर आप रिएक्शन इंक्लाइंड है तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा। बट यहाँ पे फ्रिक्शन तो ही नहीं, स्मूथ सरफेस है, यानी रिएक्शन का कोई भी पार्ट एक्स एक्सिस पर नहीं होगा तो इसमें रिएक्शन इज टोटली इन द वाई डायरेक्शन। ये बात फील हो रही है आपको? बोलो। यस सर। यानी नेट फोर्स आपका इधर आ रहा है आर, बट जो ब्लॉक हो रहा है वो टेबल को देखो ऐसे प्रेस कर रहा है, तभी रिएक्शन ऐसे मिल रही है। और यहाँ पे नेट फोर्स भी ऐसे आ रहा है, ब्लॉक प्रेस भी ऐसे ही कर रहा है, रिएक्शन ऐसे मिल रही है। दोनों चीजों का डिफरेंस पता चल गया तो बोलो चल गया? सर पता चल गया। गुड। तो आगे से कोई मुझे सबसे बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि कैसे डील करोगे सिचुएशंस को। ये अपना पहला काम हो गया। अब आगे चलते हैं। अभी भी किसी को कुछ पूछना है इसमें, मैं आगे चलूं? एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर। चलो अब 9th क्लास की बातें, मैं इनमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। न्यूटन फर्स्ट ऑल ऑफ यू नो inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. So we will not take so much time in these things. A person who is standing freely in bus throw backward, all of you know what is the reason behind it. ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सिमिलरली आपने ये डिस्कस किया होगा inertia of rest, दैट ऑल्सो यू नो 9th क्लास की एक्टिविटी अगर आपको ध्यान हो, आपने वहाँ पे एक्टिविटी की थी ये वाली, देखो ये आपने वहाँ देखा था। ऑल ऑफ यू एग्री इट? सब लोगों ने 9th में एक्टिविटी देखी है वाली? यस सर। फोर्स डज नॉट गेट सो मच टाइम। आपने इतना फास्ट क्लिक किया कि जो आपने फोर्स लगाया विच कुड नॉट ट्रांसफर टू द कॉइन आल्सो, सो कॉइन विल रिमेन एट द रेस्ट। ये आपने 9th में पढ़ लिया था। अच्छा, अपन लोग कहते हैं कि जब भी हम बस में बैठते हैं, ब्रेक लगाते हैं या एक्सीलरेट करते हैं, जर्क लगता है, लेकिन आप पापा के साथ कार से आते हो तो यू डोंट फील द जर्क। रीजन आई थिंक ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, द मोशन ऑफ द कार इज नॉट सो heavy, it's very slow and smooth, so inertia of the motion will transmit it to the body, पूरी बॉडी को ट्रांसफर हो जाता है inertia, so we don't feel any jerk like this। in 9th class की सिचुएशन है।
इसी तरह से आपने ये चीज और पढ़ी होगी वहाँ पे, अगर एक स्टोन लो और एक ग्लास पे दो तो क्रैक कैसे हो जाता है, ऊपर दिख रहा है। एक बुलेट लो और ग्लास से फायर करो तो बुलेट जस्ट एक फाइन होल बनता है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कोई भी एक जना बता दो जल्दी से। सिचुएशन इज सर बुलेट में एरिया कम होता है और प्रेशर ज्यादा होता है। एरिया कम प्रेशर ज्यादा, गुड। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये तो अच्छा बोला आपने। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट किसका कम है? आई होप इट इज विजिबल टू। बुलेट का टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, उसकी स्पीड ज्यादा है। बॉल ये बॉल तो आराम, बॉल की स्पीड इतनी नहीं होती है, बुलेट बहुत तेज चलती है तो उसका टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम होता है। ये बात फील हुई तुम्हें? यस सर। तो जब टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट स्मॉल हो गया तो मोशन इज नॉट ट्रांसमिटेड, मोशन भी छोटे पार्ट को ही जाएगा। और यहाँ पे जब स्टोन फेंकते हो तो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा हो गया, तो जो मोशन होगा इट विल ट्रांसमिटेड टू द लार्ज एरिया और लार्ज पोर्शन। अब आपको एक वर्ड यस फील, सर। आपको एक वर्ड फील हुआ? इन द केस ऑफ द बॉल द टाइम एंड एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट इज लार्ज, एंड इन द केस ऑफ द बुलेट टाइम एंड एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट इज लेस। ये बात फील हो गई क्या? यस सर। चलो तो फिर आगे, ये भी आपने 9th में किया था। अब मुझे कोई भी एक सोच के आंसर दो। अगर आप स्ट्रिंग बी को झटके से छोड़ खींचते हो और धीरे धीरे खींचते हो तो कौन सी स्ट्रिंग टूटेगी, ए या बी? सोचो, सोच के बताओ मुझे। विच विल ब्रेक? बी। सर स्ट्रिंग बी। स्ट्रिंग बी, और यहाँ पे किस वाले पार्ट में? A. ए। देखो वापस सुन लो, स्ट्रिंग बी इज पुल्ड विद सडन जर्क। आपने एकदम से झटका दिया, जैसे जर्क दोगे सबसे पहले आपको फील होना चाहिए इसमें टेंशन डेवलप होगी। ये बात फील होगी कि आपको स्ट्रिंग में टेंशन आएगी? बोलो। यस सर। अब कैपिटल ए में ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द रेस्ट फोर्स विल नॉट ट्रांसमिटेड टू द स्ट्रिंग ए। झटके से दिया तो फोर्स ऊपर तो नहीं जाएगा, ये बात फील हो गई? और यहाँ पे जब स्लोली खींच रहे हो तो फोर्स विल बी ट्रांसमिटेड टू द अपर रीजन ऑल्सो। तो इसमें आपकी बी ब्रेक हो जाएगी, इसमें ए ब्रेक हो जाएगी। देखो नेक्स्ट स्लाइड, देखो चेक करो, क्या आपको ये फील हो गया कि जो मैं फील कराना चाह रहा हूँ? हो गया तो बोलो हो गया, नहीं हुआ तो बोलो नहीं हुआ। इज इट ओके? यस सर। चलो अच्छा, ये भी आपने ना जो जूनियर क्लास में एक्टिविटी करी होगी और आप घर पे भी करते होंगे, जब बैलून लेके आप भागते हो छत पे तो आपने देखा होगा बैलून पीछे जाते हैं, सब लोगों ने देखा है। कैन यू टेल Yes. कैन यू टेल मी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाई बैलून मूव्स बैकवर्ड? द बैलून ट्राई टू बी एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपने तो फोर्स कार को लगाया ना, बैलून को तो फोर्स लगाया नहीं, तो बैलून तो रेस्ट पे रहने की ट्राई करेंगे ना, तो बैलून वहीं रहने की ट्राई करेंगे, कार आगे आ जाएगी। कुछ कुछ फील हुआ? ये वही बात हो गई, आप बस में बैठे हो, आपको पीछे झटका लग रहा है, ये वही बात हो गई। Similarly, inertia of motion, if any object in motion, it will remain in motion until unless an external force is not applied. इसके भी आपने एग्जांपल ये वाले पढ़े हैं। ओलेफिनॉइड, कार आ रही है, एकदम से जर्क लगता है तो आपको पता है जो ऊपर बंदा है वो आगे चला जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड ओलेफिनॉइड, एथलीट रन a certain distance before taking a long jump. Can you tell me what is the reason behind it? आपने देखा भी होगा एथलीट बहुत रनिंग करते आते हैं लॉन्ग जंप से पहले, क्या रीजन है इसके पीछे? Anyone who can tell me? सर इससे जंप करते वक्त उसके पास बोलो बेटा, सही बोल रहे हो, बोलो। देखो सोचो, to gain momentum.
मोमेंटम गुड, ये भी अच्छा सही सोच रहे हो। मोमेंटम मैंने अभी पढ़ा है नहीं, बट अच्छा सोच रहे हो आप। सोचो तुम यहाँ खड़े हो, खड़े खड़े जंप करते हो, उस मोमेंट तुम्हारा यू क्या है, 0, इनिशियल वेलोसिटी। ये बात फील हो रही है? Yes, sir. यस सर। और अब तुम स्पीड लोगे, वो स्पीड तुम्हारी वी काउंट हो जाएगी। लेकिन तुम जब दौड़ते हो आ रहे हो बहुत दूर से, तो ऑलरेडी तुम्हारे में कुछ स्पीड थी वी डैश, और ये जंपिंग की स्पीड वी, तो वी डैश प्लस वी, आपकी स्पीड 8 होगी ना, हॉरिजॉन्टल स्पीड मोशन की। ये बात फील हुई थी आपको? यस सर। गुड। तो छोटी छोटी चीजें आज मैं 9th की डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि कल आप लोग जितने भी न्यूमेरिकल करो अच्छे करो। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ऑल ऑफ यू नो, डायरेक्शन कैन नॉट, अगर फोर्स से लगाओगे डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, और आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, इफ यू ब्रेक द स्टोन विल मूव टेंजेंशियली। ये कोई बड़ी डील नहीं आप लोगों के लिए। सिमिलरली ऑल ऑफ यू नो मड, आपने देखा होगा अगर कहीं पे आप एक्टिवा चलाते हो, बाइक चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, तो मड अगर है तो मड गोज टेंजेंशियल लाइक दिस, ये आपने देखा होगा। इट डज नॉट मूव लाइक दिस, दिस इज द सिचुएशन, बिकॉज इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी डायरेक्शन ये होती है, तो व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट विल मूव इन द सेम डायरेक्शन। ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? सबको पता चल गया? यस सर। ओके। सिमिलरली आगे देखो, आपको पता है कार में अगर आप जा रहे हो, पापा तो बहुत स्मूथ कार चलाते हैं, बट कहीं ड्राइवर के साथ जा रहे हो तो रफ कार चलाता है, तो कार अगर उधर मोड़ता है, लेफ्ट में मोड़ता है तो आप राइट में जाते हो, राइट में मोड़ता है तो लेफ्ट में जाते हो। दैट इज ऑल्सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाई द फ्रूट फॉल डाउन व्हेन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर शेकन? नहीं बेटा, ग्रेविटी तो बिना शेक के भी लग रही है ना, हिलाओगे ना तो ग्रेविटी लग रही है। सर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वेरी गुड, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। Oh, branches. इनर्शिया बिल्कुल सही कह रहे हो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बिकॉज देखो, बिफोर शेकिंग क्या हो रहा था, ब्रांच रेस्ट में थी, लेकिन जैसे आपने पेड़ को लेना स्टार्ट किया, ब्रांच स्टार्ट इन मोशन। लेकिन जो फ्रूट्स हैं और जो लीव्स हैं वो तो अभी भी रेस्ट में ही है, तो वो दे फॉल डाउन। इज इट ओके? सिमिलरली आपने ये भी देखा होगा कारपेट को कैसे साफ करते हैं, यस सर। दे बीट विद द स्टिक। ऑल ऑफ यू नो इट। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रीजन? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कारपेट तो मोशन में आ जाता है, लेकिन डस्ट पार्टिकल तो रेस्ट में ही है ना। तो ये चीज आपको, जो छोटी छोटी चीजें सारी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यस सर। आपने ये भी देखा होगा कि जब भी एक डॉग हेयर को काटने के लिए दौड़ता है, दैट मूव इन द zigzag पैटर्न। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आपने देखा ना ये चीज या नहीं देखी, पहले बताओ। ये जो सर हाँ, Yes, sir. कैन यू टेल मी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? Inertia of direction. वेरी गुड, वेरी गुड, इनर्शिया ऑफ Inertia. डायरेक्शन। मजा आ गया, बहुत अच्छा बोला, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। डॉग का मास सबसे इससे ज्यादा होता है इन दोनों कंपैरेटिव। डॉग इज लार्जर मास, इट मींस लार्जर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये बात फील होगी कि आप? Yes. यस सर। मींस इट इज डिफिकल्ट फॉर द डॉग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। और जबकि अगर आप देखोगे हेयर, उसका क्या होगा, स्मॉल मास है, स्मॉल इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, तो अपनी डायरेक्शन फटाफट चेंज कर लेगा, तो उसकी जिंदगी बच जाएगी। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट। चलो, यस सर। देखो देखो, आपने एक्टिविटी आई थिंक जूनियर क्लास में करी होगी कभी ना कभी। आपने पता है जब आप उधर से आप एक बॉल उठाते हो तो इधर से एक बॉल उठती है, उधर से आप दो बॉल उठाते हो इधर से दो बॉल उठती है। हैव यू सीन दिस एक्टिविटी इन द जूनियर क्लास? हाँ तो हाँ, ना तो ना, बोलो। चलो वापस बोलो। Yes. गुड। अब आपने देखा इधर से आपने एक बॉल उठाया, उधर से एक बॉल गया, ये आपने देखा है क्या? ये भी पॉसिबिलिटी है क्या कि उधर से दो बॉल उठा रहे हो, इधर से एक बॉल जा रही है, और हमने मोमेंटम कंसिडर कर दिया? अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, जब मैं दो बॉल देता हूँ, एक का मास है m, एक का मास है m, तो इस उठाया तो मोमेंटम क्या हो गया, mv प्लस mv, और एक ही बॉल थी जिसका मास था m, मोमेंटम तो कंसिडर हो गया m इंटू 2v, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इज इट पॉसिबल और नॉट?
हम कहते हैं हमने यहाँ से we lift the two pendulum ball, when it strike one will remain at rest and two will go in the motion. बट हमारे दिमाग में ये लॉजिक आया, ऐसा क्यों? आफ्टर स्ट्राइक के बाद एक ही बॉल मोशन में आ सकती है, टू में बी एट रेस्ट. कैन यू टेल मी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कोई भी एक जना बोलेगा. देखो, मोमेंटम तो कंजर्व है ही है. देन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी शुड आल्सो कंजर्व यहाँ पे. अगर मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियली देखूं, व्हेन देयर आर टू बॉल, एक की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, दूसरे की हाफ mv स्क्वायर. And total kinetic energy of the system when I raise the two ball will be mv square. Is it okay or not? ये बात दिख रही है? Yes, sir. And finally only one ball is raising. I will say half m into 2v का whole square. यानी half m into 4v square. What I will say 2mv square. This is kinetic energy final. I will say kinetic energy initial is not equal to kinetic energy final. Is it okay or not? बोलो. तो अब आपको ये लॉजिक अभी फील हो जाना चाहिए. अगर आप एक बॉल उठाते हो, एक बॉल लिफ्ट होता है. इधर से आप दो बॉल उठाते हो तो टू बॉल विल लिफ्ट, बट टू उठाते हो तो वन विल नॉट लिफ्ट, बिकॉज यू हैव टू कंजर्व बोथ द मोमेंटम एंड वी हैव टू कंजर्व द काइनेटिक एनर्जी आल्सो. इज इट ओके और नॉट? ये बात फील हो गई? आगे से ध्यान रहेगा सबको. अब एक और लॉजिक देखो. लॉ ऑफ इनर्शिया एक्ट ऑन द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. सोच के बताओ ये किस पे एक्ट करता है? इनर्शिया वेलोसिटी पे, एक्सेलरेशन? कोई भी एक जना सोच के बोलो. The velocity. Good. Can you tell me reason behind it? देखो, suppose this is the aeroplane. Sir, बोलो बोलो. Inertia. देखो, this aeroplane is moving with any speed. Suppose you say 100 meter per second, like this. Or suppose you are inside the plane. Suddenly you come out. And when you come out, at that moment your speed will be also 100 meter per second toward this side. Is it okay or not? अब सपोज तुम एस्ट्रोनॉट बन गए, क्योंकि अब तो इंडिया की काफी गर्ल्स एस्ट्रोनॉट बन रही हैं, सभी देख रहे हैं. तो कोई भी आप में से गर्ल या बॉय कोई भी एस्ट्रोनॉट बन गया, इंडिया वाले काफी बन रहे हैं, आगे देख के बढ़ गई. एंड यू आर मूविंग इन द स्पेसशिप. और जो आपका स्पेसशिप है, ये आपका स्पेसशिप है. आप एरोनॉटिकल में कुछ ना कुछ करते हो, नॉलेज लेते हो, बायोटेक में कुछ ना कुछ करते हो, नॉलेज लेते हो, आगे जाके स्पेस के लिए चले जाते हो काम करने के लिए. तो ऑल ऑफ यू नो, अगर स्पेसशिप में आप बोलते हैं स्पेसशिप का एक्सेलरेशन है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लाइक दिस. और आप एस्ट्रोनॉट बन गए फ्यूचर में, आपको इतना बायोटेक का नॉलेज होगा कि आपको एस्ट्रोनॉट बना दिया. एज यू कम आउट, यू आर इन द इंटरस्टेलर स्पेस. अब इंटरस्टेलर स्पेस तो आपको पता होगा, आपने इंटरस्टेलर मूवी भी देखी होगी किसी. यू आर इन द इंटरस्टेलर स्पेस व्हेन देयर इज नो ग्रेविटी. देयर द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एंड अदर प्लैनेट इज जीरो. एज यू कम आउट, जैसे आप बाहर आओगे, I think you will clearly say acceleration will not 100. You are in the interstellar space, acceleration will be 0. You are getting my point or not? yes, sir. Reason is that we know force act due to contact और non contact. दो ही force होते हैं, या तो contact होगा, non contact. Non contact में क्या होगा? Field is necessary. So as soon as you come out from the spaceship in the interstellar space, your acceleration will be 0. It will not 100 meter per second square. So आप fix कर लीजिए सवालों में. Law of inertia will act only on the velocity, not on the acceleration. Is it okay or not? Yes, sir. Good. Okay, ये आपने बचपन में पढ़ लिया. More the mass, more the inertia. Less the mass, less the inertia. आपको पता है, आप भागते हुए जा रहे हो एलिफेंट के पास, आपका मास कम है, उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो यू रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ द फोर्स टू मूव द एलिफेंट, बिकॉज मोर द मास मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट. अगर आप कोशिश भी करोगे तो ड्यू टू एक्शन रिएक्शन आप पे लगेगी एंड आपका क्या हो रहा है आपको पता चल रहा है. आई होप इट इज क्लियर. मोर द मास मोर द इनर्शिया, लेस द मास लेस द इनर्शिया. Yes. ओके,
ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट होता है बच्चों में. Please listen it very carefully. Suppose you drop a heavy ball and a light ball from a certain height. We all know they reach at the same time on the ground. ये आपको पता है. अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूँ जो आपको मुझे बताना है. ये जो मैंने लिखा है यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. अब आप लोग बहुत अप्रोच से आंसर देंगे मुझे, है ना, जो मैं पूछूंगा. फर्स्ट क्वेश्चन, कैन आई से दे ट्रेवल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी? Any one of you? Can I say they travel with a constant velocity? Is it right or wrong? बेटा खुल के बोलो, गलत होने से मत डरो, तभी फिजिक्स सीखोगे. No, sir. You will say no. Reason very much clear to all of you. Gravity लग रही है, acceleration लग रहा है, speed तो change होनी ही होनी. So they cannot move with the constant velocity because speed is changing. Is it okay? पहला point clear हो गया सब? Yes. And you are telling Yes. that they reach at the same time on the ground because we know it concept. अब मैं आपसे second point पूछ रहा हूँ. They experience same gravitational force or not? Yes, sir. Yes, sir. क्या reason? Sir, it is not dependent on mass. Mass is different, so gravitational force is different. Heavy force पे ज़्यादा force होगा, heavy ball पे ज़्यादा force होगा, light ball पे कम force होगा. ये बात, इसका मतलब Yes, sir. ये भी आपको पता चल गया, बहुत अच्छी बात. Then can you tell me why they reach at the same time? आप करो कांस्टेंट वेलोसिटी भी दोनों की नहीं है, आप करो दोनों पे ग्रेविटी का फोर्स भी डिफरेंट लग रहा है, फिर दोनों एक साथ नीचे क्यों पहुंच रही, सेम टाइम पे नीचे क्यों आ रही? व्हाई दे आर रीचिंग एट द सेम टाइम ऑन द ग्राउंड? कोई भी सोच के बताओ मुझे. तो ये तो वैक्यूम में हो सकता है ना केवल. और भाई अपन जनरल बात करो, अगर मैं वैक्यूम की बात नहीं करूं तो भी सोचो कुछ. ऑफ कोर्स तुम सही बोल रहे हो, जो अपने एक्टिविटी 9th क्लास में पढ़ी थी वो वैक्यूम की थी, बिल्कुल सही बोल रहे हो. उसी लॉजिक को भी सोचोगे तो क्यों पहुंच रही है, रीजन तो बताओ मुझे. दोनों पे अगर फोर्स डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, एक साथ क्यों पहुंच रही है? देखो फिर acceleration. एक्सेलरेशन सेम है. आई थिंक वन थिंग इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, फोर्स इज मोर ऑन द हेवी बॉल. ये बात आपको फील हो रही है? Yes, sir. एंड मोर द मास मोर द इनर्शिया, उस बॉल पे इनर्शिया भी बहुत ज्यादा है, ये बात फील हो गई? Yes, sir. मैं ये लिखी दूं तुम लोगों के लिए, फोर्स इज मोर ऑन हेवी बॉल. ये बात तुम्हें फील हो गई? एट द सेम टाइम आई विल से दिस हेवी बॉल हैज more inertia, means lot resistance to accelerate, means more resistance to accelerate. ये बात फील हो गई क्या आपको? Yes, sir. अगेन आई एम रिपीटिंग, फोर्स विल बी डिफरेंट और दोनों का इनर्शिया भी डिफरेंट है. तो फोर्स भी डिफरेंट है, इनर्शिया डिफरेंशिएशन से उन दोनों का एक्सेलरेशन भी डिफरेंट हो गया. सॉरी, एक्सेलरेशन सेम हो गया इनर्शिया की वजह से. अल्टीमेटली दे आर रीचिंग एट द सेम टाइम. अब तो कुछ फील हुआ आप लोगों को, या वापस बताऊं? Yes, sir. चलो गुड. तो ये लॉजिक अच्छे से ध्यान रखना, जो हेवी ऑब्जेक्ट होता है उस पर फोर्स भी ज़्यादा होता है, एट द सेम टाइम इनर्शिया भी ज़्यादा हो गया, बिकॉज मोर द मास मोर द इनर्शिया. तो फोर्स तो लगा रहे हो बट इतनी आसानी, इनर्शिया मतलब जिद्दी, सीधी सी बात है. अगर मैं कहता हूँ देयर आर टू पर्सन ए एंड बी, बी का इनर्शिया ज़्यादा, बी जितनी ज़्यादा है, मम्मी पापा उसको कुछ भी कहेंगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा काफ़ी देर तक. तो मतलब ऑब्जेक्ट जिस टेंडेंसी में उसी टेंडेंसी में बैठा हुआ है, काफ़ी हेवी फोर्स लगाओगे देन इनर्शिया को काउंट कर सकते हो. तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है. Okay, linear momentum. I think everybody knows.
इसमें मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा. Only I will say formula. P equal to m into v. P is the linear momentum, m is the mass of the body, v is the velocity. That is simple formula. इसके SI unit वगैरह किलोग्राम मीटर पर सेकंड, then you can directly tell. It's not a big deal for you. Okay, Newton's second law. Any one of you can tell me the statement? कोई भी स्टेटमेंट बोल सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ. आज हम केवल 9th क्लास पढ़ रहे हैं, जैसे कल फिर हम 11th में बैटिंग करें. देखो आपने 9th में पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. ये बात आपको याद आ रही है क्या? Yes, sir. अगेन आई एम रिपीटिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स. आपने 9th में जो पढ़ा था वही कर रहा हूँ मैं. F इज प्रोपोर्शनल टू dp by dt. वेक्टर लगा लेना, आपको मार्क्स लेने. यहाँ से आप लिखोगे F इक्वल टू k dp by dt. और आपने 9th में जो पढ़ा था वही लिखा हूँ, k इक्वल टू 1 फॉर द CGS एंड SI यूनिट. तो आपका F क्या हो गया? dp by dt. यहाँ से P की वैल्यू पुट करोगे mv. F क्या हो गया आपका? m dv by dt प्लस v dm by dt. चेक करो आपका फॉर्मूला बना नहीं बना. अब अगर आई थिंक मैक्सिमम सिचुएशन में आपका मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है. मास इज कांस्टेंट. अगर मास कांस्टेंट हो तो dm by dt क्या हो गया आपका? 0. इज इट ओके और नॉट? अगर Yes, मास, sir. और लेकिन तभी जब मास कांस्टेंट, अदरवाइज नहीं. तो व्हेन यू पुट dm by dt इक्वल टू 0, आई थिंक यू आर इजीली गेटिंग पॉइंट. F इक्वल टू m dv by dt, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये बात आपको फील होगी तो बोलो फील होगी, नहीं तो बोलो नहीं हुई. बट F इक्वल टू ma इज वैलिड. अब आप बड़े बच्चे हो गए हो. When object mass is uniform, if mass is varying, then you have to use both the things. F equal to m dv by dt plus v dm by dt. At the same time, if velocity is constant, you agree dv by dt is 0, and ये चीज 0 की तो ओनली आपका फॉर्मूला क्या बन गया? F equal to v dm by dt. तो कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तब कब कौन सा लगेगा? देयर आर 3 formulas, 1, 2 and 3. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर. कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप लोग? ओके. बोलो भाई. अरे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? फिर आ रही है. ओके तो बोलो बेटा, टाइम थोड़ा सा बचा, फिर खत्म करें. तेरा 9th क्लास तो कम से कम आज पढ़ ले. देयर आर 3 formulas, formula number 1, formula number 2, formula number 3 that I will discuss with all of you. Then come to the next part. अच्छा, who will tell me which Newton's law of motion gives the direct definition of force? देखो सेकंड लॉ. अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज द आंसर? एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी. देखो, which Newton's law of motion gives definition of force? definition की बात हो रही है. that gives by the only first law, not by the second law. second law mathematical relation देता है F equal to ma, not defined. Newton's first law gives the definition of force is gives the force is the agency which change the condition of motion. Newton's first law तो बोलता है कि force is that agency which change the condition of motion. is it okay or not? याद रहेगा आंसर सबको? Yes, sir. चलो अब हम आगे चल रहे हैं. चलो एक इलस्ट्रेशन लेते हैं. ऑल ऑफ यू ट्राई इट. जिसका जो सॉल्यूशन है मुझे बताओ. Any one of you?
अभी भी मैंने पढ़ा है, देखो मेरे साथ साथ बोलो। आई होप ऑल ऑफ यू एग्री, फोर्स जैसे आता है आपके माइंड में फॉर्मूला आता है डी बाई डी टी, फिर आपके माइंड में फॉर्मूला आता है डी बाई डी टी एम इंटू वी, फिर आप डिफरेंशिएट करके लिखते हैं एफ इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। इज इट ओके और नॉट? यहाँ तक सबको क्लियर है? ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। यस सर। अब सवाल पढ़ो। कांस्टेंट वेलोसिटी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऑल ऑफ यू एग्री ये वाला फैक्टर हमारा जीरो हो गया बिकॉज डी वी बाई वी डी टी इज जीरो। बोलो भाई। यस सर। यानी आपका फॉर्मूला बन गया एफ इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। अब आपकी वी की वैल्यू पुट करो, कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, और डी एम बाई डी टी कितना है 50 किलोग्राम पर मिनट, सेकेंड में कन्वर्ट कर लो इसको भी, तो आप क्या लिखोगे 50/60। चेक करो आपका आंसर आ गया, जीरो से जीरो कैंसिल, 100/6 न्यूटन। आ गया तो बोलो आ गया, डाउट हो तो बोलो डाउट है। सर आ गया। चलो गुड। अच्छा ये काफी सिंपल लॉजिक है। व्हेन यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, दिस इज द पैरेलल फोर्स टू द वेलोसिटी, it will change only the magnitude of the velocity. It will change magnitude of the velocity, and if the force is normal, it will not change the magnitude, it will change the direction of the motion, because normal force का मतलब circular motion होता है। So I think one thing is very much clear to all of you. Parallel force cause change in magnitude of velocity, और normal force cause change in डायरेक्शन ऑफ मोशन। नॉर्मल का मतलब सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी अगर आपने यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगाया बॉडी से टर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। ये बात फील हो रही है क्या आप लोगों को? यस सर। गुड। तो इसको आगे देखते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स, नो लिसन इट। यूनिट ऑफ फोर्स के लिए क्या बोलेंगे? बेसिकली देयर आर टू यूनिट, वन इज एब्सोल्यूट यूनिट, another is the gravitational unit of force.